हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो अपना कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, उसके इतिहास जो बुक है, हिस्ट्री वाली बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3। तो अब तक हमने 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आखेट वाला, संग्राहक वाला, वो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। देखो, हमें एनसीईआरटी, ये जो बुक है आपकी, जो क्लास 6 की बुक है, इसमें हमें हर चीज़ के बारे में बेसिक से पढ़ना है। एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पे क्या और क्यों, ये चीज़ें हमें ढंग से समझ में आनी चाहिए कि क्या था कोई चीज़ और क्यों की गई। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल में समझ में आना चाहिए हमारे दिमाग में। तो बच्चे, इससे क्या होगा कि अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो वो चीज़ थी तो वो क्या थी और क्यों वो किया गया। ठीक है, इससे क्या होगा, आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखोगे। आप थोड़ी थोड़ी करके क्या करिए, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए बच्चों। ठीक है, कनेक्ट करोगे आप तो हिस्ट्री में क्या करिए, आप धीरे धीरे कनेक्ट करते जाइए। जैसे हमने पहले शुरुआत में देखा कि पहले आरंभिक खेती कहाँ हुई, आखेटक आ गए, संग्राहक आ गए, उसके बाद में धीरे धीरे पशुपालक बन गए, धीरे धीरे खेती होने लगी, कृषक बन गए, अब धीरे धीरे नगर बसने लगे हैं। अब हम नगर बसाने जा रहे हैं क्योंकि अब नगर की पढ़ेंगे इस बारे में। तो नगरीय सभ्यता आएगी, फिर उसके बाद में नगर बनेंगे तो समाज बनेंगे, राज्य बनेगा, फिर राज्य से राजा बनेंगे, जनपद बनेंगे, और फिर इस तरह से हमारा धीरे धीरे क्या होगा, इतिहास विकसित होता जाएगा और हम इतिहास को पढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या, चीज़ों को कनेक्ट करना है एक दूसरे से कि क्या हो रहा है इतिहास में। ठीक है, और क्यों हो रहा है। ठीक, इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट बनता जाएगा बच्चों। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया बेसिक से, कक्षा 6 की एनसीईआरटी से। अब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, धीरे धीरे हम इसी में यही कोशिश करेंगे कि हमारे कंसेप्ट डेवलप हों। मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसे एग्जाम की वो नहीं कर रहा कि आपके क्लास 6 के नंबर अच्छे आ जाएंगे या वो आ जाएंगे, लेकिन आपकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, चीज़ों को रट के चले जाते हैं, पेपर में लिख देते हैं, नंबर ले आते हैं, उसके बाद क्लास 7 में जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। उससे बच्चों कुछ नहीं होने वाला। नंबर ला के आप कर भी क्या लोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर है बच्चों, ये अंडरस्टैंडिंग करो, आप सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करो, क्योंकि ये लास्ट तक आपके काम आएंगे। ठीक है, एजुकेशन का तरीका बदलना है आपको, कुछ सीखना है आपको, शिक्षित होना है। ठीक है, आपको शिक्षित होना है, ट्रेंड नहीं होना है, आपको शिक्षित होना है। ठीक है, आपको डंडे की मार से या इससे ऐसे करके, जो आप सर्कस में देखते हो ना, शेर भी ट्रेंड हो जाता है, लेकिन शेर को एजुकेटेड नहीं बोलते। तो आपको एजुकेटेड होना है बच्चों, ट्रेन नहीं लेना है, ट्रेनिंग नहीं लेनी है, ट्रेन नहीं होना है यहाँ पे, हटना नहीं है चीज़ों को। आप समझो, नंबर वाले कम आ जाए लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तो फिर आप देखना कि आप कितना अच्छा कर पाते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं नगर। तो जैसा कि हम पिछले चैप्टर में आप देखोगे, यहाँ पे पिछला चैप्टर कौन सा था बच्चों, मैंने आपको जो पढ़ाया था आपको बता देता हूँ, जो चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा था बच्चों, कि आखेट जो थे, आखेट कौन थे, मैंने आपको बताया था ना, आखेट कौन थे बच्चों, जो शिकार करते थे। आखेट खाद्य संग्रह से लेकर अब भोजन उत्पादन, यानी कि वो क्या करने वाले थे, अब जो शिकारी थे, जो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे, वो शिकारी जो थे, अब धीरे धीरे वो क्या करने लग गए, खेती करने लग गए और भोजन का उत्पादन करने लग गए, पशुपालक हो गए हैं वो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया था आपको। ठीक है, और आग की खोज भी कर लिया उन्होंने। ठीक है, और ये देखिए आप, खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई है। अब धीरे धीरे पशुपालक बन गए, अब वो बसने लग गए हैं, क्योंकि जब पशुपालन होगा, खेती होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे बसना पड़ेगा। तो बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो अब इस तरह से एक नई जीवन शैली का स्टार्टिंग हुई है, एक नई जीवन शैली हो गई है। अब वो बीजों का भंडारण करने लगे हैं, अनाज का उपयोग करने लगे हैं, जानवरों को पालने लगे हैं। तो इस तरह से अब आपका जो इतिहास है वो आगे की तरफ जा रहा है, एक नया एक कदम हम आगे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, वो घर बना के भी रहने लगे हैं, जिनको हम गर्तवास कहते हैं, यानी गड्ढा खोद के घर बनाने लगे हैं, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको। और आग भी जलाने लगे हैं और नए नए औजारों का उपयोग करने लगे हैं वो। ठीक है बच्चों, मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं वहां पे खुदाई में। और देखिए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये मैंने बताया था, इस तरह के घर भी मिले हैं उनके पास में, कब्र मिली है, कब्र में। लेकिन इनका अभी भी जो दफनाने का तरीका है, अभी भी ये यह मानते हैं कि मरने के बाद में भी क्या है, जीवन है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बकरी और ये सब भी कब्र में दफना देते हैं बच्चों। ठीक है, और ये सब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। तो अब आप ये सोचिए कि अब आदि मानव, ये जो हमारा जो इतिहास है, अब वो और आगे बढ़ रहा है। अब कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, किसान हो गए हैं, खेती करने लगे हैं, बसने लगे हैं। अब जब बसेंगे लोग तो धीरे धीरे क्या होगा, नगर बनेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बस्तियां बनेंगी और धीरे धीरे क्या होगा, नगर बनेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। पुराने भवन का संरक्षण,
जसपाल और हरप्रीत अपने घर की पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये दो बच्चे अपने घर की गली में क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे आप खेलते हैं। कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, तो उनके घर के बगल में क्या था, एक खंडर था, और कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली के बच्चे क्या कहते हैं, भूतुआ घर कहते थे, बोलते इसमें तो भूत रहते हैं, भूतुआ घर। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। कोई एक आदमी कह रहा है, जो उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो लोग वहां खड़े हुए हैं, वो कह रहे देखो इसकी वास्तुकला कितनी अच्छी है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? नक्काशी जो आप चित्रकारी करते हैं, नक्काशी करते हैं, लकड़ी पर देखिए इतनी सुंदर नक्काशी किसने की है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की क्या करें, व्यवस्था करें। ठीक है। हम यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो ये भूतुआ घर था, ये तो पुराना खंडर था, लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे इतना लगाव क्यों रख रहे हैं? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इसकी मरम्मत करानी चाहिए। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि ये इतिहास की धरोहर है, ये ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है। जो भी पुरानी जो आपके खंडर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अब ताजमहल है, ताजमहल को इतना रख रखाव क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, इससे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लाल किला, ये सब, कुतुब मीनार, ये सब क्या है बच्चों, ऐतिहासिक धरोहर। ये पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं, पुरानी जो इमारतें हैं, ये ऐतिहासिक धरोहर है, तो ये हमारे इतिहास को बयां करती हैं। ठीक है। तो इसलिए इनके रख रखाव की, संरक्षण की जरूरत होती है, और सरकार कदम भी उठाती है। तो अब देखो बच्चों, हड़प्पा की कहानी। सबसे पहले आपने हड़प्पा नाम सुना है? नहीं सुना तो आप यहाँ पे सुन लीजिए। ये क्या है, हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा एक नगर था, हड़प्पा एक सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा नगरीय सभ्यता की कहानी। तो अभी पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। देखो, हड़प्पा नगरीय सभ्यता जो थी, हड़प्पा जो नगर था, उसके बारे में हम जानेंगे। ये भी पुरानी नगरीय सभ्यता थी। अक्सर क्या होता है, पुरानी इमारत जो होती है वो क्या करती हैं, अपनी कहानी बताती हैं। लगभग अगर हम 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, देखो 150 साल पहले की बात है, मतलब जब हमारे देश पे क्या था, अंग्रेजों का शासन था, यानी कि 1850 के आसपास की बात है। ठीक है। तो ये क्या, पंजाब में पहली बार लाइन बिछाई जा रही थी। आपको पता है कि सबसे पहली जो रेल चली थी भारत में, वो कब चली थी, 1853 में। और जो रेल सेवा थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में। तो ये अक्सर जब पुरानी, जब 150 साल पहले जब पंजाब में, यानी कि 1850, 1860, 1870 के बीच में जब रेल बिछाई जाती, रेलवे लाइन, तो इस काम में जो जुटे हुए इंजीनियर थे, कहाँ पे, पंजाब में बच्चों। आज का पंजाब आपको पता है ना, तो ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। देखो पंजाब जो है, जो पंजाब राज्य है, वो भारत में भी है, और पंजाब राज्य जो है पाकिस्तान में भी है। क्योंकि जब हम आजाद नहीं हुए थे, जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही थे। फिर जब आजादी के बाद ही तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए ना। ठीक है, भारत में से ही तो, हिंदुस्तान में से ही तो पाकिस्तान अलग हुआ, तब भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। तो 1947 से पहले जो हमारा देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ हमारा देश, 15 अगस्त 1947 को। तो आजाद होने से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। तो एक बड़ा राज्य था पंजाब। तो पंजाब के अब दो हिस्से हो गए, एक आधा पंजाब किसमें चला गया बच्चों, पाकिस्तान में, और आधा किसमें आ गया, भारत में। तो एक हिंदुस्तान में भी है पंजाब, ऐसा ही पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो जो पंजाब था पहला, जब आजादी से पहले का जो पंजाब था, उसमें क्या हो रहा था, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अंग्रेज जो थे रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक क्या मिला, हड़प्पा पुरास्थल मिला। हड़प्पा जो पुरास्थल है वो इनको मिला, लेकिन उस टाइम पे इन लोगों को नहीं पता था कि ये हड़प्पा है या क्या है। तो उन्हें तो एक पुरास्थल मिला एक तरह से, ये तो हमने उसके बाद नाम दिया ना। जो आधुनिक क्या है, पाकिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान में है, उन्होंने क्या सोचा कि बच्चों ये खंडर है। जैसे आप मान लो कोई अपना घर बना रहे हो, आपने वहां पे खुदाई की और आपको क्या मिल गया, वहां पे कुछ खंडर मिला, तो आप तो ये सोचोगे ना ये तो खंडर है। तो आपको नहीं पता ना ये पुरास्थल है, ये क्या है, पुरास्थल है कि नहीं, ये कौन बताते हैं, पुरातत्वविद बनाते हैं, जो क्या करते हैं, ऐसी चीजों की खुदाई करते हैं। अब उनको ऐसा लगा कि ये तो एक खंडर है, जहां से क्या मिलने लगी, अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो वहां पे क्या, ईंटें निकलने लगी अच्छी अच्छी। तो उन्होंने क्या किया, ईंटें निकाल के वो उखाड़ के ले गए हड़प्पा के खंडरों से जो मजदूर थे, और उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाई, उनको रेलवे लाइन में लगा दिया। इससे कई इमारतें पूरी तरह क्या हुई, नष्ट हो गई। तो जो वहां पे जो हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी, वो बच्चों क्या हो जाएंगी, नष्ट हो गई, क्योंकि वो ईंटें तो उखाड़ ले गए। उसके बाद लगभग 80 साल बाद, आप देख रहे हो बच्चों, उसके कम से कम 80 साल बाद जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि ये जो खंडर है वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि ये जो हड़प्पा जो
शहर था, ये उपमहाद्वीप जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसके सबसे पुराने शहरों में से एक शहर था। तब उनको करीबन 80 साल बाद पता चला, जब रेलवे लाइन बिछ गई, सब कुछ हो गया, तब उनको पता चला। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। क्योंकि सबसे पहले किसकी खोज हुई बच्चों, हड़प्पा की। तो उसके बाद में जितनी भी इमारतें मिली या इस तरह के जो भी पुरास्थल मिले तो उनको क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। क्योंकि ये हड़प्पा टाइम की बातें, हड़प्पा टाइम की जो इमारतें थी वो सबसे पहले क्या खोजी गई, हड़प्पा सभ्यता खोजी गई। तो इसलिए उन इमारतों को क्या बोल दिया गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। और जो भी इमारतें खोजी गई बाद में, इन शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ है बच्चों, देख रहे हो आप, 4700 साल पहले। कितने साल पहले हुआ, आज से 4700 साल पहले इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ था। इन शहरों को बनाया गया था। तो आप सोच रहे हो 4700 साल पहले ईंटें बनाई गई थी, कितना पुरानी बात है। आज हम जो ईंट बना रहे हैं वो 4700 साल पहले लोगों ने बना ली थी, और इतनी बेहतरीन ईंट बनाई थी कि देखो कि वो खराब नहीं हुई, और उनका लोगों ने रेलवे लाइन में लगा दिया उन ईंटों को। वो ईंट इतनी सुंदर, इतनी अच्छी थी, टिकाऊ, मजबूत थी। और आज की ईंटें आप देखिए, हल्का सा तोड़ोगे टूट जाएंगे। यही अंतर है पुराने समय की चीजों में और आज के समय। पुराने समय की बिल्डिंग देखिए आप, इमारतें देखिए कितनी बेहतरीन बनी हुई है, लेकिन आज की इमारतें देखिए 10 साल नहीं टिक पाती, 20 साल नहीं टिक पाती, 50 साल तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुरानी इमारतें हजारों सालों से टिकी हुई हैं, ऐसे के ऐसे किले बने हुए हैं। खैर छोड़िए, प्राय जो पुरानी इमारतें हैं उनको तोड़कर उनकी जगह क्या बनाए जाते हैं, नए भवन बनाए जाते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित करना रखना चाहिए? देखो, पुरानी इमारतों को हर जगह ये कंसेप्ट है, हमेशा पुराने को नया जो है वो रिप्लेस कर देता है, वो बदल देता है, या फिर पुरानी चीजों पे नई चीजें हावी हो जाती हैं, पुरानी सभ्यता पे नई सभ्यता हावी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि पुरानी चीजों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए? नहीं, कुछ चीजें जो हैं जिनका ऐतिहासिक जो वजूद है उनको सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे पुराने जितने भी घर हैं उनको सुरक्षित रखो, नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो चीजें हैं जिनका पुराना ऐतिहासिक, जिनका महत्व है, उन बिल्डिंगों को, उन इमारतों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनको रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है कि हमें अपने इतिहास के बारे में क्या करता है, एक जानकारी मिलती है, विशेष जानकारी मिलती है। देखो बच्चों, इन नगरों की क्या विशेषता थी, तो आपने हड़प्पा नगर के बारे में जाना, खोज कब हुई थी ये जाना, और कहाँ कैसे खोज हुई थी ये पता चला। अब इन नगरों की क्या विशेषता थी ये जानते हैं। तो इनकी विशेषता क्या थी बच्चों, इनके क्या क्या मतलब इनमें क्वालिटी थी, क्या गुण थे। देखो, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, ठीक है। तो बच्चों, इन नगरों में क्या था, देखो, कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी इन ये नगर जो थे, जो उस टाइम की हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है, उनको दो या दो से ज्यादा भागों में विभाजित किया गया था। जो ये पश्चिम वाला भाग था, जो पश्चिम साइड में जो भाग था, पश्चिम दिशा वाला, ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था। ये किस पे, ऊंचाई पे बना हुआ है। और जो पूर्वी हिस्सा है ये बहुत बड़ा था, लेकिन ये क्या था, नीचाई पे बना हुआ था, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जो ऊंचाई पे बन रहा होगा वो मतलब अमीर पैसे वालों का हिस्सा होगा, कि जो नीचाई पे बन रहा होगा वो हिस्से अमीर लोगों का हिस्सा होगा? आप खुद बता सकते हो। जो ऊंचाई पे लोग हैं वो क्या है, अमीर लोग बनाते हैं, पैसे वाले लोग बनाते हैं। तो ऊंचाई वाले जो भाग थे उसको पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है। दुर्ग, दुर्ग क्यों ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, किले, ठीक है। और जो निचला हिस्सा है उसको क्या कहा है, निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां जो है वो पक्की ईंटों की बनाई गई हैं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें क्या है, खड़ी हुई हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, इस तरह से उनकी चिनाई की गई है, ठीक है बच्चों। ये जो नगर है हड़प्पा सभ्यता के नगर, ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो क्या, ये जो पाकिस्तान का इलाका है, वो जो भारत के नक्शा में आप देखोगे, जो पाकिस्तान का इलाका है, और पाकिस्तान के जो पंजाब और सिंध प्रांत हैं वो, और भारत के कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, जो पश्चिमी राज्य है, उनमें मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। देखो जैसे कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिनपे क्या है, काले रंग के चित्र बने हुए हैं। कैसे चित्र बने हुए बच्चों, काले रंग के। पत्थर के बांट मिले हैं, मोहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, और पत्थर के लंबे ब्लेड। किसके उपकरण मिले हैं, याद रखना, तांबे के, और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ये क्या है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाली वस्तुएं हैं।
अब कुछ नगरों के, जो हम नगरों की बात कर रहे थे, हमने बात की कि पश्चिमी जो नगर थे वो क्या थे, ऊंचाई पे बने हुए थे, ठीक है, और छोटे थे, और जो पूरब में बने हुए थे वो निचाई पे बने हुए थे, बड़े थे। तो इनको तो बोला गया नगर दुर्ग और इनको बोला गया निचला नगर। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, जो नगर दुर्ग हैं जो पश्चिम वाले हैं, उसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर जो मोहनजोदड़ो है उसमें खास तालाब बनाया गया था। एक क्या तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है, महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था बच्चों, ईंट और प्लास्टर का। और पानी का रिसाव नहीं हो उसके लिए क्या किया था, प्लास्टर जो था उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई थी, ठीक है बच्चों, इससे पानी रिसेगा नहीं। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे, ठीक है। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद क्या इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कौन कौन से नागरिक, विशिष्ट जो नागरिक थे, जैसे राजा हुए, पुरोहित हुए या बड़े लोग हुए, जो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्नान करते थे, वो भी विशेष अवसरों पे, ठीक। देखो बच्चों मैं इसका फोटो आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये है महान स्नानागार। ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ये मोहनजोदड़ो भी जो है हड़प्पा सभ्यता के समय का ही शहर है। हड़प्पा सभ्यता जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता है। इसमें आप देखोगे ये महान स्नानागार बना हुआ है। इसमें देखो इधर से भी उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, इधर से भी उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। यहाँ पे क्या कमरे बनाए गए थे, तो कपड़े वपड़े बदलने के लिए, उसके लिए, ठीक है। और ये बहुत बड़ा स्नानागार, और इनकी जो दीवारें हैं वो पक्की ईंटों से बनाई गई हैं, ठीक है, और प्लास्टर किया गया है। और इसमें पानी का रिसाव नहीं हो दीवारों में, उसके लिए चारकोल की परत चढ़ा दी गई है, ठीक है। किसकी परत चढ़ाई है बच्चों, चारकोल की। देख रहे हो बच्चों ये कितना अच्छा सुंदर बेहतरीन वो बनाया गया था। इसके बाद कालीबंगा और लोथल। अब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। देखो जैसे ये तो हड़प्पा हो गई, यहाँ पे तो हड़प्पा सभ्यता हो गई ये वाली, ठीक है। ये पाकिस्तान का पंजाब का वाला एरिया है। और ये मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में उधर पड़ता है। और इसके बाद में ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो गई सभ्यता। उसके बाद कालीबंगा, यहाँ पे आप देखोगे ये कालीबंगा है, और लोथल और धौलावीरा, ये तीनों के बारे में और पढ़ना है हमें। कालीबंगा यहाँ पे है बच्चों, लोथल ये रहा गुजरात के, इसमें कच्छ के रंग साइड में, और गुजरात के ये लोथल यहाँ पे है, और धौलावीरा ये भी गुजरात में है। अब देखो इसमें क्या है, कालीबंगा और जो लोथल है, जैसे अन्य नगरों में क्या मिले हुए, अग्निकुंड मिले हैं। ये हो गया अग्निकुंड। तो अग्निकुंड मिलने का मतलब क्या है कि अग्निकुंड कब बनाए जाते हैं, जब हमें यज्ञ वज्ञ करना होता है, तब घर में भी आपने देखा होगा ना अग्निकुंड बनाते हैं, मंदिरों में मिलते हैं। तो अग्निकुंड मिले हैं यहाँ पे। तो ये अग्निकुंड किसके लिए यूज किए जाते होंगे, यज्ञ के लिए यूज किए जाते होंगे, यहाँ यज्ञ होते होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। बड़े बड़े क्या मिले हैं बच्चों, भंडार गृह, जहाँ पे भंडार किया जाता था, चीजों को रखा जाता था, ठीक है। ये तो हो गई वहां की इमारतों के बारे में और क्या क्या मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं भवन, घर कैसे हैं, और नाले और वहां पे सड़कें व्यवस्था ये कैसी थी वहां की। तो देखो इन नगरों के जो घर है वो आमतौर पर एक मंजिल के या दो मंजिल के, यानी घर कैसे हैं, या तो एक मंजिल के हैं या दो मंजिल के हैं। घर के आंगन के चारों ओर क्या बनाए जाते थे, कमरे, यानी जैसे घर में बीच में क्या हो गया आंगन, अब उसके चारों ओर यहाँ पे क्या बना दिए गए बच्चों, कमरे बना दिए गए, ठीक है। अभी भी गांव में आपने देखा होगा, पुराने जो गांव हैं, पुराने जो गांव में जो घर बने हुए वहां पे ऐसा ही तो होता था, आंगन रखते थे और चारों तरफ क्या बना देते थे, घर बना देते हैं, वो कमरे बना देते हैं। और अधिकांश घरों में, यानी बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि एक अलग स्नान घर भी था, और कुछ घरों में तो कुएं भी थे। कुछ कुछ घरों में क्या है, कुएं, यानी जो पैसे वाले लोग होंगे वो अपने घरों में क्या बना लेते होंगे, कुएं भी बना लेते होंगे, यानी कुछ घरों में कुएं मिले हैं। कई नगरों में, ये तो वही घर की बात, ये तो घर कैसे मिले हैं ये हुई। अब बात करते हैं नाले की। तो नाले जो हैं वो ढके हुए हैं, नाले जो हैं ढके हुए हैं। आजकल देखो आप हमारे भारत में देखो या कहीं देखो, आप देखो कि सफाई की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, गंदगी हर जगह, नाले खुले हुए हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, मच्छर आते हैं। लेकिन उस समय में आप देखिए जो हड़प्पा सभ्यता, और इसकी बात कर रहे हैं आज से 4000 साल पहले, उस टाइम पे जो नाले बनाए उन लोगों ने वो ढके हुए नाले बनाए। देख रहे हो आप कितनी अच्छी बात है कि ढके हुए नाले बनाए, और इन्हें सावधानी से किसमें बनाया गया, सीधी लाइन में बनाया गया है। और हर नाली में हल्की ढलान होती थी, नालियों में क्या ढलान दिया गया जिससे पानी रुके ना, सीधा बह के बाहर चला जाए, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर जो घरों की नालियां हैं उनको सड़क की नालियों से जोड़ दिया गया है। जो घरों में से जो नालियां निकल रही हैं उनको क्या जोड़ दिया गया, सड़क से जोड़ दिया गया। एक बड़ी नाली बना दी, इसमें जितने भी घर बने हुए हैं बगल बगल में उनकी नालियों को इससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इससे एक बड़े नाली में जोड़ दिया, और इसमें क्या दे दिया, ढलान दे दिया, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण अब जगह जगह पर क्या बनाए जाते हैं, मेन होल बनाए थे। ये आपने अपने शहरों में भी देखा होगा, जैसे कोई नाला है इसको ढक दिया, पूरा पाट दिया। अब इसमें मान लो कुछ सफाई करनी है, कचरा आ गया, उसको साफ करने के लिए यहाँ नाले के ऊपर क्या बना दिए जाते हैं, पॉट होल बना देते हैं, मेन होल बना देते हैं। यहाँ पे एक वो रख दिया जाता है लोहे का या किसी चीज का, एक वो रख दिया जाता है
या बड़े पत्थर से बंद कर दिया जाता है। जब इसकी सफाई करनी है इसको हटा दीजिए और इससे की सफाई कर देते हैं, या इसमें देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है, जिसके जरिए इनकी क्या की जा सके, देखभाल की जा सके और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क, इनका निर्माण क्या है, योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, यानी कि इनको एक साथ बनाया जाता था, घर, नाले और सड़क। आजकल तो आप जानते ही हैं, सड़क पहले बन जाएगी फिर नाला बनेगा, कभी नाला नीचे रह जाएगा, कभी सड़क ऊपर हो जाएगी, कभी घर नीचे रह जाएंगे। तो आजकल जो है अपना जो एक तरह से कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से कोई खास ऐसा निर्माण होता नहीं है। आजकल लोग अपने हिसाब से कभी घर ऊंचा कर लेंगे, कभी सड़क नीचे रह जाएगी, कभी सड़क बाद में ऊंची होगी। आजकल तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पहले सड़क बना देंगे, ठीक है, आपकी सिटियों में देखा होगा, अपने शहरों में कभी कभी सड़क बना देंगे, फिर उनको लगता है अभी नाला बनाना था, फिर क्या करेंगे, सड़क को खोद देंगे, फिर नाला बना देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सड़क बनाएंगे, फिर लोग अपने घर बनाएंगे, कुछ लोगों के घर नीचे रह जाएंगे, सड़क ऊंची होगी, घर नीचे रह गए, अब पानी आए इकट्ठा भरा हुआ, फिर लोग क्या करेंगे, अपने घर ऊंचे करेंगे, फिर क्या होगी, सड़क नीचे रह जाएगी, फिर कुछ दिनों बाद फिर ये सड़क ऊंची हो जाएगी, फिर घर नीचे रह जाएंगे। तो ये तो आप देखते रहते हैं, ये समस्याएं तो शहरों में होती रहती हैं। यहाँ पर जो वर्णित घर हैं, पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताइए। तो आप ये अंतर बताइए पिछले वर्णित घरों में और इन घरों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। एक तो ये 1 मंजिला या 2 मंजिला घर बन रहे हैं, नाले बनाए गए हैं इनमें, तो ये सब अंतर है। कुएं भी मिले हैं कुछ घरों में, पुराने समय पर जो घर बने हुए थे वो गहरे गड्ढों में बने हुए थे, उनमें इस तरह की कमरों की खास ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। नगरीय जीवन, अब हम जीवन देखते हैं, ये तो घर के बारे में हो गया, नाले सड़क हो गया, अब जीवन कैसा था वहां पे। ये देखिए, ये नाले का फोटो है, आप देख रहे हैं, ये नाले का जो चित्र है जो मिले हैं हमको, ऐसे नाले हैं, ये देखो फोटो बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये कुआ है, कुआ बना रखा है, ठीक। अब देखो ये तो नाले और सड़क, ये नाला है पूरा, देख रहे हैं आप। तो हम बाकी जो नगर हैं उनमें बड़ी हलचल रहा करती होगी। देखो उस टाइम पे ये माना जा रहा है कि बड़ी हलचल रहती होगी, कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे। आप ऐसा सोचिए, आप हड़प्पा सभ्यता में चले जाइए, अब अपने आप को वहां पे ले जाइए। देखो इतिहास अगर पढ़ना है आपको, तो अपने आप को आप उस जगह पे इमेजिन करिए, आप सोचिए कि आप वहां पे रह रहे हैं, तभी आपको समझ में आएंगी। अगर आप आज के रेस्पेक्ट में, आप आज के पर्सपेक्टिव से अगर उस टाइम के बारे में सोचोगे तो उतना नहीं सोच पाओगे। आप ये इमेजिन करते चलिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, ऐसे घर हैं, ऐसे नाले हैं, नव भवन हैं, ऐसे दुर्ग हैं, और वहां पे हम रह रहे हैं, ठीक है। तो अब वहां पे आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि नगरों में बड़ी हलचल रह रही है। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। तो यानी कि जो इमारतें बनवाते थे वो लोग कौन थे, यहाँ के शासक थे, ठीक है, राजा। यह भी संभव है कि ये शासक क्या करते थे, लोगों को दूर दूर भेजकर, दूर दूर से क्या मंगवाते होंगे, धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को क्या करते होंगे, अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में और कौन रहता होगा, लिपिक। तो अभी आपको कौन कौन मिल गया, शासक मिल गए, और दूर दूर भेजने वाले लोग मिल गए जिनको दूर दूर वो भेजा करते थे। और कौन है वहां पे, लिपिक है, ठीक है, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो अभी बच नहीं पाई है। तो मोहरों पर भी लिखावट मिली है और अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो शायद अब बची नहीं है। इनके अलावा नगरों में क्या रहते होंगे, शिल्पकार, स्त्री पुरुष। देखो शिल्पकार है, इसमें लिखा है स्त्री भी हो सकती है शिल्पकार, पुरुष भी रह सकते हैं, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की क्या करते होंगे बच्चों, चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, लोग क्या करते थे, यात्राएं भी करते थे। वहां से उपयोगी क्या है, वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियां। तो जो लोग यात्राएं करते थे वो किस लिए करते थे, व्यापार के लिए करते थे, ठीक है। तो व्यापार के लिए जब यात्राएं करते थे वहां से क्या करते थे, कुछ चीजें लाते थे अपने साथ में, और साथ ही साथ में कहानियां भी लाते थे उस जगह की, उस स्थान की, देशों की। और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे क्या है, ये माना गया है कि बच्चे शायद खेलते होंगे। तो आप देख रहे हो कि कैसा जीवन है वहां पे, कौन कौन लोग रह रहे हैं। तो नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। तो आप सूची बना सकते हैं। क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे, क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। तो ये आपको बताना है। मेहरगढ़ गांव के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, तो आप बताइए क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो उन गांव में भी रहते थे। ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है जो मैंने आपको बताया था, कुआ है। हड़प्पा की एक मोहर है, ये आप देख रहे हो, ये हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह में एक खास लिपि है, ये लिपि है, ठीक है, जो लिखने के लिए काम आती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है बच्चों, देवनागरी। जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं
उसका मतलब क्या, उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। बोलते हैं वो होता है भाषा, जो हम बोलते हैं वो हिंदी भाषा है, और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। ऐसे ये कोई एक लिपि है, लेकिन इसका मतलब हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। देखो एक सींग वाला ये हिरण दिख रहा है, भारत सिंह का। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने, देखो ये आप खिलौने देख रहे हैं, ये पकी मिट्टी के क्या है, खिलौने। इनसे क्या करता होगा, बच्चे खेलते होंगे, ठीक है, लोग इनको लेके आते होंगे जगह जगह से। अब ये तो हो गया हमारा वहां के जीवन के बारे में। अब बात करते हैं नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प, आओ अब ऐसी कुछ चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा के नगरों से जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। पुरातत्वविदों को वहां जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर क्या है, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। यानी जो चीजें मिली हैं वो किससे बनाई गई थी, पत्थरों से, शंख से, तांबे, कांसे और सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने और चांदी से क्या बनाते थे, गहने और बर्तन। ठीक है, यहाँ मिली जो सबसे आकर्षण जो वस्तु है उनमें क्या है, मन के बांट और फलक। क्या है बच्चों, मन के बांट और फलक। देखो ये देख रहे हो, ये बांट है, ये मन के हैं, और ये क्या है, फलक है। ठीक, ये देखो, ये इस बांट को देखो, पत्थर के बांट है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बच्चों बनाया गया। देखो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ये आप देख रहे हो, इनसे क्या तोलते होंगे, वो बहुमूल्य धातु और इसको बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलते होंगे। अब बीच में मध्य में बाएं बनके, ये बनके देख रहे हो आप कितने अच्छे से बनाए गए। इनमें से कई कार्लिनियल पत्थर से बनाए गए थे। कौन से पत्थर से बनाए गए, कार्लिनियल। और ये जो बांट बनाए गए वो चर्ट पत्थर से। ठीक है, पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच में छेद किया गया ताकि धागा डालकर क्या बना दी जाए, माला। देख रहे हो कितनी अच्छी माला बनाई गई है। ठीक है, उस टाइम पे भी आभूषण बनाए जाते थे। मध्य के दाएं में पत्थर के धारदार फलक, ये देखो पत्थर के फलक बनाए गए, काटने के काम आते होंगे ये। ठीक, नीचे देखिए दाएं में, ये देखो कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनते हुए दिखाया गया। देखो इसमें जो वस्त्र पहने हैं वो कैसे पहने, कढ़ाईदार वस्त्र पहने। ये मूर्ति है पत्थर से बनी, इसे देखो कितनी अच्छी कलाकारी की गई है, पत्थर से मूर्ति बनाई गई है, उसमें वस्त्रों को दिखाया गया है। दाढ़ी देखो कितनी तरीके से दाढ़ी दिखाई गई है इस इंसान की। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या पत्थर की मोहरें बनाते थे। क्या बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। देखो ये हमने जो मोहर देखी ये पत्थर की मोहर है। हड़प्पा सभ्यता में कैसी मोहर है, पत्थर की मोहर है। ठीक है, और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन, यानी लाल मिट्टी के, कोई आपसे पूछे कि पत्थर की मोहरें कहाँ पे मिली हैं तो हड़प्पा सभ्यता में है। और अगर कोई पूछे कि लाल मिट्टी के बर्तन है और काले रंग की डिजाइन है तो वो कहाँ के सभ्यता के हैं, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, देखो संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये सोचा गया कि 7000 साल पहले लगभग मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों, अब मोहनजोदड़ो से क्या मिला है कि जो कपड़े के टुकड़े हैं उनके अवशेष मिले। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं कपड़ों के अवशेष। तो इससे ये तो सही साबित हो ही जाता है कि उस टाइम पे कपड़ों के लोगों को जानकारी थी, वस्त्रों की जानकारी थी, कपास की खेती होने लग गई थी। पकी मिट्टी मिली है और तथा फेंस से बनी तकलियां मिली हैं। तकलियां क्या, सूत कताई के काम आती हैं। अपने गाँव में देखी होंगी तकलियां, सूत कताई के काम आती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय सूत कताई होती थी, कपास से क्या सूत निकाला जाता था और उससे कपड़े बने जाते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ कौन होते हैं बच्चों, जिन्हें एक खास कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होती है, वो क्या होते हैं, विशेषज्ञ, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट। ये क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए क्या करता है, खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर को तराशना, मन के चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये सब काम किसका होता है, विशेषज्ञ का। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दिखाई गई। ये मैंने आपको बताया था, ये किसी विशेषज्ञ का काम ही हो सकता है ना। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, ये तो आप जानते हैं। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं।
तो ये अभी तक हमको पता नहीं है कि शायद महिलाएं भी ऐसा काम कर रही थी या फिर पुरुष ही करते थे। शायद कुछ महिलाएं या पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, तो इसके बारे में भी इतनी जानकारी नहीं है। फेयंस, फेयंस क्या होते हैं? देखो पत्थर और शंख जो है वो तो प्राकृतिक तौर पे पाए ही जाते हैं। देखो पंख, पत्थर और शंख तो ये तो हमें प्राकृतिक तौर पे मिलते ही हैं प्रकृति में। लेकिन जो फेयंस होते हैं उनको क्या करते हैं हम कृत्रिम रूप से, ये मानव तैयार करता है। कृत्रिम रूप से क्या करता है? मानव तैयार करता है। बालू या स्फटिक पत्थर, जो बालू पत्थर होता है या स्फटिक पत्थर है, उनका क्या चूरन बना लेते हैं, उनको पीस के चूरन बना लिया, उसमें फिर गोंद मिला ली, उससे फिर जो वस्तुएं बनाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, उससे क्या वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी और इस चिकनी परत के रंग जो होते थे प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, यानी नीला रंग या हल्का हरा रंग, ठीक है, इस तरह का उन पर रंग चढ़ा दिया जाता था। इन्हीं को फेंस बोला जाता था। और फेंस से जो बने मनके हैं, चूड़ियां हैं, बाले हैं, छोटे बर्तन, ये सब बनाए जाते थे, ठीक है। अब बच्चों पढ़ते हैं हम कच्चे माल की खोज में। देखो कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे दूध, दूध को क्या बोला जाएगा? कच्चा माल है कि नहीं? इससे क्या बनता है? घी मिलता है, घी बन जाता है, इससे दही बन रही है। तो इन सब के लिए कच्चा माल क्या हो गया? दूध। जैसे ईंधन है, लकड़ी है, लकड़ी क्या हो जाएगी? जो जंगल से मिल रही है वो होगी कच्चा माल। अब इससे अगर आप मान लो कुछ भी बनाते हो, चौखट बना रहे हो या फिर पैड बना रहे हो या कुछ भी, इस लकड़ी से आप कुछ भी यूज कर रहे हो इसका बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? पका हुआ माल। तो लकड़ी क्या है? कच्चा माल हो गई, ठीक। गोंद हो गई, ये भी कच्चा माल है। जो मतलब प्राकृतिक रूप से मिलता है वो क्या कहलाता है? कच्चा माल कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गई, धातु के अयस्क, जैसे धातु है, कोई भी धातु के अयस्क है, तांबा है, तांबा का अयस्क मिल गया, ये क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। अब इसमें कुछ मिला के इससे मान लो हमने औजार बना दिए, तो वो क्या हो गया? एक नई चीज बन गई। तो ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास है, कपास सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया कपास। ये क्या है? कच्चा माल। फिर इससे सूत बना लिया और इसके बाद में कपड़ा बना लिया बुनाई करके, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? कपड़ा बन गया, वो पक्का माल हो गया, तैयार हो गया। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा हो गया, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, इनका दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि आप ये देख रहे हैं जो धातु हैं और जो बहुमूल्य पत्थर है, इनका क्या होता था? आयात होता था। आयात का मतलब क्या होता है? दूसरी जगह से मंगाना। तो निर्यात का मतलब क्या होता है? आयात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पोर्ट करना, यानी मंगाना। अपने देश में जिस चीज की कमी है उसको हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ तेल की कमी है तो कच्चा तेल हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। निर्यात होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो चीजें ज्यादा होती हैं उनको दूसरे देशों में भेजना। जैसे हमारे यहाँ गेहूं होता है ज्यादा, तो उसको हम दूसरे देश में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। निर्यात मतलब दूसरे देश में भेजना। हड़प्पा के लोग जो है वो तांबे का क्या करते थे? आयात करते थे। वो कहाँ से करते थे? राजस्थान से। तो तांबे का आयात कहाँ से होता था बच्चों? राजस्थान से। सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था, यानी कि राजस्थान से। और कौन से देश से? ओमान, ओमान देश से। कांसा बनाने के लिए जो तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन है। देखो कांसा कैसे बनता है ये आप याद रखना है। जो कांसा धातु है वो बनता है, तांबा जो होता है उसमें क्या मिला दिया जाता है? टिन मिला दिया जाता है। टिन धातु और तांबा को मिला के क्या बन जाता है वो बच्चों? कांसा बन जाता है, ठीक है। तो जो टिन है उस टिन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये टिन जो है वो कहाँ से आती थी? ये आती थी ईरान से और अफगानिस्तान से। मध्य एशिया वगैरह जो देश है, अफगानिस्तान तो जस्ट पाकिस्तान के पास में ही है और ईरान थोड़ा सा आगे है, मध्य एशिया, इनसे आयात किया जाता था। सोना, सोने का आयात कहाँ से करते थे? सोना को आपको पता है कर्नाटक साइड में मिलता है, तो कर्नाटक से सोने का आयात तो उस समय, आज के समय के जो कर्नाटक है वहां से आयात किया जाता था। और जो बहुमूल्य पत्थर है उसका आयात कहाँ से होता था बच्चों? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। पत्थर कहाँ से आ जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले आया जाता था? इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है, दूसरी एक मोहर। ये आप देख रहे हो, ये तो मोहर है, ठीक। और ये क्या है? एक खिलौना है, ठीक। ये आप देख पा रहे हो। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए की जानकारी दी गई थी? पिछले अध्याय में आप देखो क्या पहिए की कहीं बात डिस्कस हुई थी? ये है बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यही प्रथा थी या नहीं, ठीक है। अब हमने ये सब देख लिया धातु वातु। अब पढ़ेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। भोजन की बात करते हैं, भोजन कैसे होता था। लोग नगरों के अलावा कहाँ रहते थे? गाँव में। देखो मैं हमने जो बात की है, जो नगर दुर्ग थे यहाँ पे या निचला नगर था, उसके अलावा लोग कहाँ पे रहते थे? गाँव में भी कुछ लोग रहते थे। गाँव में जो रहते थे वो किसान रहते थे, पशुपालक ही कहाँ रहते थे? नगरों में, गाँव में। वे अनाज उगाते थे, किसान अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों,
दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। यानी शहरों में कौन रह रहे हैं, शासक रह रहे हैं, लेखक रह रहे हैं, लिपिक रह रहे हैं, दस्तकार रह रहे हैं, शिल्पकार रह रहे हैं, ये शहरों में रह रहे हैं। तो इनके लिए खाने का सामान कौन पैदा करते थे, ये गाँव में रहने वाले किसान और पशुपालक। ठीक है बच्चों, जैसा कि आज भी गाँव में जो किसान है खेती करते हैं, वो आज भी जो शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए अनाज उगाते हैं कि नहीं उगाते, वही तरीका उस टाइम पे था। तो पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों ये फसलों को उगाते थे। ये क्या है कि पौधों के अवशेष मिले। देखो गेहूं के बारे में उनको जानकारी हो गई, जौ, दालें उगाने लग गए थे, धान भी हो गया, तिल, सरसों इनके बीज भी मिले, तो ये सब उगाने लग गए थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। अब जमीन की जुताई के लिए किसका प्रयोग होने लग गया बच्चों, हल का। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए गए थे। यानी हड़प्पा काल में जो हल बनाए गए वो लकड़ी से बनाए गए हैं, धातु का प्रयोग अभी नहीं हुआ है। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले, ऐसे खिलौने मिले, तो इससे पता चलता है कि उसमें हल की जानकारी थी। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए हड़प्पा जो क्षेत्र है वहाँ पे बारिश कम होती है। वो पश्चिमी आप जानते हो कि पाकिस्तान वाला इलाका है, तो वहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने क्या करे होंगे, कुछ तरीके अपनाए होंगे। जैसे कि मान लो कि पानी को कहीं इकट्ठा कर लेते होंगे तालाब वालाब में, संभवतः पानी का क्या किया जाता होगा, संचय किया जाता होगा। जरूरत पड़ने पर इससे फसलों की क्या होती होगी बच्चों, सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के जो लोग हैं वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों की झुंडों को चारा पानी की तलाश में क्या होना पड़ता था, दूर दूर तक ले जाया जाता था। जब सूखा पड़ेगा, जैसे आपके पास में तालाब है उसमें पानी सूख गया, तो आपको दूर ले जाना पड़ेगा मवेशियों को, ठीक है, चारे की तलाश में, पानी की तलाश में। वे बेर जैसे फलों को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। यानी बेर की भी जानकारी थी, उनको इकट्ठा करते थे। मछलियां भी पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम बात करते हैं, ये तो भोजन की बातें हुई। अब बात करते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक, हड़प्पा कालीन जो नगर है, गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर मिला है उसका जो है सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में मिला है धौलावीरा। गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर मिला है उसका नाम क्या है बच्चों, धौलावीरा नगर। ठीक, इसका भी हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर जस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, कच्छ के इलाके में, गुजरात के जो कच्छ का इलाका है वहां पे खदेर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। देखो इस मैप में आपको समझ में आएगा। आप देखो मैप में देखिए अपने में, धौलावीरा नगर कहाँ पे है, देखो ये रहा। आप देख रहे हैं ये गुजरात का इलाका है। अभी ये ऐसे करके ये भारत का नक्शा बना हुआ है, ऐसे ये ऐसे। तो ये धौलावीरा वाला इलाका कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, लोथल और ये सब कालीबंगा राजस्थान के पास में है। ठीक है, अब देखो धौलावीरा के पास बात कर रहे थे हम, गुजरात वाला। उनको तो गुजरात में जो हड़प्पा कालीन जो नगर है वो कौन सा है, धौलावीरा, जो खदेर बेत के किनारे बसता है। वहां पे साफ पानी मिलता था। वहां कैसा पानी मिलता था बच्चों, साफ पानी। जमीन क्या थी, उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 3 भागों में। देखो हड़प्पा जो सभ्यता के जो नगर है वो ज्यादातर 2 भागों में, लेकिन धौलावीरा जो नगर है वो भी हड़प्पा सभ्यता का ही है, हड़प्पा का कालीन सभ्यता का ही है, लेकिन इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यानी इस नगर में क्या, एक मैदान है जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे पत्थर था, पत्थर पे क्या है कुछ खुदाई की गई और उसको फिर लकड़ी में जड़ दिया गया। ये एक अनोखा अवशेष मिला है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख थे वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। क्योंकि लेकिन जब हड़प्पा में जो लेख मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, मोहरों पे मिले हैं। आपने देखी थी ना मोहरें हड़प्पा कालीन की। लेकिन एक अनोखी चीज मिली है कि इन नगरों में, धौलावीरा के आसपास के नगरों में एक पत्थर पे लिखाई की गई है और लकड़ी के साथ जड़ा गया है। ये अनोखा अवशेष मिला है। गुजरात की ये हुई धौलावीरा के बारे में। ठीक, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि पत्थरों, शंखों और धातुओं और कीमती जो पत्थर है ये सब का केंद्र कौन सा था, तो ये हो जाएगा लोथल शहर। कौन सा, लोथल नगर, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का ही है, गुजरात में ही मिला है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती नदी के किनारे। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। क्या मिला है बच्चों, भंडार गृह।
भंडार गृह से कई मोहरें मिली हैं, मुद्रांकन या मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप, ये सब मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, ये आप देख रहे हो, ये लोथल का बंदरगाह है, देखो यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये क्या रहा होगा? बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है बच्चों? आपने नाम सुना होगा बंदरगाह, पोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सी पोर्ट। तो ये बंदरगाह क्या होते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आते हैं पानी के, उनसे क्या होता है, कच्चा माल उतारा जाता है और उन पे पका हुआ माल लादा जाता है, ठीक। तो इस तरह के जो बंदरगाह होते हैं, ये क्या है कि ऐसे शहर नगरों में होते हैं जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं। यहाँ से आने वाली जो नावें रुकती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कच्चा माल चढ़ाया या उतारा जाता है, ठीक है। ये हो गया बंदरगाह के बारे में। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता हुआ, एक ऐसी इमारत मिली है जहाँ पे मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े मिले हैं, आधे बने मन के मिले हैं, मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पे मिले हुए हैं। देखो अब हम सीखते हैं मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। देखो होता क्या है कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे आप मान लो एक पोटली ली, इस पोटली में सामान रखा, इसकी गांठ लगा दी, इस गांठ के ऊपर यहाँ पे क्या मोहर लगा देते थे, ठीक है, और इसको फिर क्या दूसरे नाव वाव में रख के और दूसरी जगह पे भेज दिया। अगर ये मोहर जो है ये अगर टूटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सामान है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन अगर ये मोहर टूटी हुई है तो इसका मतलब इसमें की गई सामान में क्या है, छेड़छाड़ की गई है। यही था कि जो थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी और उस पर क्या लगते थे, मोहर लगा देते थे। मोहर की छाप को क्या कहते थे, मोहर बंदी। मोहर बंदी, मोहर का लगा के बंद कर दिया तो मोहर की छाप लगा दी, उसको बोलते थे मोहर बंदी। अगर ये छाप टूटी नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ साथ छेड़छाड़, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है बच्चों। आज भी मोहर का प्रयोग किया जाता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया था। आज भी मोहर लगाते हैं ना, बहुत जगह आपने देखा मोहर लगा दी, ठीक है। तो आजकल कहाँ मोहरों का उपयोग किया जाता है? आपने देखा पोस्ट ऑफिस में स्टाम्प लगाते हैं ना, मोहर लगाते हैं, ठीक है। ये क्या है कि ये बताने के लिए कि ये ओरिजिनल जगह से आया है या फिर वास्तविक जगह, वास्तविक मतलब ये ओरिजिनल है एक तरह से, ये पता लगाने के लिए वास्तविक है, ये सबके लिए मोहरों का प्रयोग होता है बच्चों। और कहाँ कहाँ पे मोहरों का उपयोग होता है बताना। सभ्यता के अंत का रहस्य, लेकिन ये सभ्यता अचानक अंत हो गया, आपने देख रहे हो इनके अवशेष मिले हैं, ये सभ्यताएं अचानक अंत कैसे हो गया? जो 4700 या 8000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं, ये अचानक से अंत हो गया इनका 3900 साल पहले। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने क्या किया, इन नगरों को छोड़ दिया, इन नगरों को छोड़ दिया। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के, जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है, इनको लोगों ने छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग धीरे धीरे बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पे क्या कचरे के ढेर लगने लगे। आप देख रहे हैं जहाँ पे इतना अच्छा नाले की व्यवस्था है, सड़कें हैं, वहां पे कचरों के ढेर लगने लग गए धीरे धीरे। जल निकास प्रणाली जो है वो भी नष्ट हो गई है, नाले की जो व्यवस्था है वो भी नष्ट हो गई है। और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाने लग गए लोग। क्या घर बनाने लग गए, झुग्गी नुमा घर। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, ये सब किसी को कोई पता नहीं। तो अब इसमें ये क्यों हुआ ये पता किसी को नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई था नहीं और ऐसा कोई बचा भी नहीं, अवशेष भी ऐसे मिले नहीं है, खास इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, विद्वानों ने फिर अनुमान लगाए। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि हो सकता है कि नदियां जो थी वो सूख गई, क्योंकि ये सारी जो सभ्यता थी वो नदियों के किनारे थी। अब अगर आपकी नदियां सूख जाएंगी तो लोगों को पानी की कमी हो जाएगी, पानी कमी हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे या फिर उन जगह को छोड़ छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। या अन्य का कहना था कि जो जंगल थे उनका विनाश हो गया, जंगल नष्ट हो गए। जंगल नष्ट हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, जानवरों को खाना नहीं मिलेगा, खेती नहीं होगी, तो लोग क्या है वहां छोड़ छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये कारण हो सकते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि जब मवेशी बहुत ज्यादा बढ़ गए, जब आपके भेड़ बकरियां ये सब बहुत ज्यादा हो गए, तो इनके बड़े बड़े झुंड हो गए, उन्होंने क्या किया, पूरे चारागाहों को नष्ट कर दिया, घास वाले मैदान खत्म हो गए। ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत थी, तो इतना ईंधन उन्होंने उपयोग कर लिया कि जंगल खत्म हो गए, लकड़ी खत्म हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन इलाकों में क्या हुआ, बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, सारे नगरों का अंत कैसे हुआ। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि सारे ही नगर समाप्त हो गए। ऐसा लगता है कि शासकों का शायद नियंत्रण समाप्त हो गया, जो शासक थे इनका नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के
सिंध और पंजाब जो है उनकी बस्तियां उजड़ गई थी। कुछ लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। तो फिर लोगों ने क्या किया, यहाँ से जो पश्चिमी इलाका था भारत का, यहाँ से पाकिस्तान और सब इलाके से फिर पूरब में चले गए और दक्षिण में चले गए। तो कुछ लोग पूरब में जाके और दक्षिण में जाके छोटी छोटी बस्तियों में जाके बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद, फिर इसके जो 3900 साल पहले जो है खत्म हुआ, इससे फिर 1400 साल बाद यानी कि आज से 2500 साल पहले फिर दोबारा से नगरों का क्या हुआ बच्चों, विकास हुआ। इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, कक्षा 8 सॉरी अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है फिनिश, समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा अन्यत्र। अन्यत्र का मतलब होता है कि जैसे जो चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे अन्य देशों में, वर्ल्ड में, विश्व में क्या हो रहा था। तो आप एटलस में मिस्र को देखो, नील नदी के आसपास वाले इलाकों में, नील नदी क्या है, अफ्रीका में बहती है। ठीक है बच्चों, नील नदी अफ्रीका में बहती है। तो वहां पे जो मिस्र का इलाका है, नील नदी के पास का इलाका, उसको छोड़ के मिस्र का अधिकांश भाग क्या है, रेगिस्तान है। तो वहां पे रेगिस्तान है। नील नदी के आसपास वाले क्षेत्र को छोड़ दीजिए अफ्रीका में, वहां पे बहुत ज्यादा एरिया मिस्र के आसपास का भाग क्या है, रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले जो मिस्र में शासन करने वाले राजा थे, उन्होंने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए दूर दूर तक अपनी क्या करी बच्चों, सेनाएं भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें क्या कहा जाता है, पिरामिड। मिस्र के पिरामिड आपने सुना होगा ना, मिस्र के पिरामिड। ये मिस्र के क्या होते हैं बच्चों, पिरामिड। जो मकबरे हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, पिरामिड। ये इस तरह के देख रहे हैं आप, इस तरह के पिरामिड बनाए गए, बड़े 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 बड़े, ये इस तरह के पिरामिड बनाए गए बच्चों। तो ये मिस्र में बनाए गए। और ये मकबरे थे, इनमें क्या थे, मकबरे थे। ठीक है, राजाओं साहब के मकबरे होते थे इनमें, कब्र जिन्हें। तो राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर क्या करते थे, सुरक्षित रखते थे। इन शवों को क्या कहा जाता था, मम्मी। जैसे हमारे यहाँ क्या प्रथा है, हम शवों को क्या दाह संस्कार करते हैं, जला देते हैं। पहले क्या होता था, कब्रों में लोग उनको दफना देते थे। ठीक है, लेकिन ये लोग दफनाते नहीं थे ना जलाते थे। ये मिस्र वाले लोग क्या करते थे कि जो शव होते थे उनको क्या करते थे, मम्मी बना देते थे। मम्मी का मतलब क्या होता है, मम्मी नहीं, मम्मी। मम्मी का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे कोई आदमी की डेथ हो गई, कोई राजा की डेथ हो गई, कोई राजा की मृत्यु हो गई, मरने के बाद उसके शरीर को एक खास लेप लगाया जाता था। उसके शरीर पे एक खास लेप लगाया जाता था, जिससे क्या उसकी जो शरीर होता था वो सड़ता नहीं था, नष्ट नहीं होता था। और फिर उसको एक कपड़े में, सूती कपड़ा जो भी कपड़ा होता था, उस कपड़े में उस पूरे शरीर को लपेट दिया जाता था और लपेट के फिर ऐसे मकबरों में उनको रख दिया जाता था। ठीक, उनके शवों के साथ ही अनेक चीजें भी दफनाई गई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, खाने पीने की चीजें हो गए, गहने, बर्तन हो गए, हथियार हो गए, वाद्य यंत्र, जानवर हो गए। कभी कभी सबके साथ में उनकी सेवक और सेवकाओं को भी दफना देते थे इन पिरामिडों में, जो है मकबरों में। कभी कभी उनके सबके साथ में सेवक और सेवकाएं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। सबसे ज्यादा धन दौलत कहाँ खर्च किया जाता था शवों को दफनाने की परंपरा में, मिस्र में। तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस समय पे क्या था कि लोग जो थे उनको क्या था कि ज्ञान नहीं था इस चीज का कि मरने के बाद जीवन होता है कि नहीं होता। तो वो ये मानते थे कि शायद हो सकता है कि मरने के बाद भी जीवन होता है और मरने के बाद में भी इन लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी, इसलिए ये सब चीजें उनके साथ में दफनाई जाती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने ये सब पढ़ लिया। अब देखो, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? कैसे ज्ञात हुआ, मैंने आपको बताया था ना, वहां पे वो मिला था। तो मिट्टी की जो मूर्ति मिली है, जो मिट्टी, जो पत्थर की जो मूर्ति मिली है, उसमें जो दाढ़ी मैंने बताई थी, वहां पर क्या उसने जो कपड़ा जो पहना हुआ है, जो बनाया गया है, उसको जो कपड़ा बनाया गया है, उस पर जो पहना हुआ है, पत्थर से जो वो की गया है, पत्थर का जो कपड़ा है उस पर पहना हुआ है, उस पर चित्रकारी की हुई है। तो उससे पता लग रहा है कि वो शायद कपड़ा पहनते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उससे ज्ञात होता है। दूसरा ये है तांबा। तांबा कहाँ से आता था बच्चों? राजस्थान से। सोना, सोना कहाँ से आता था बच्चों? कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था? गुजरात से। और टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। ये तो हमने पढ़ाई था अभी थोड़ी देर पहले। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? देखो, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? पहिया और ये क्यों थे? माल को ढोने के लिए, खेती करने के लिए। हल क्यों थे? खेतों को जोतने के लिए। और हड़प्पा के जो हल है वो लकड़ी के मिले हुए हैं। लेखन क्या होता था कि मोहरों पे लेखन करते थे। ठीक है, ठीक है, मोहरों पे लेखन करते थे, वो मोहर बनाते थे। और धातुएं, धातुओं से क्या क्या मिला हुआ है, धातुओं के औजार, हथियार, ये सब बनाते थे। ठीक है, ये सब हड़प्पा के लोगों के लिए ये सब चीजें क्या थी, जरूरत थी। तो आप इनके काम लिख सकते हैं कि किस चीज से क्या बनता था। ठीक है, क्यों जरूरत थी। पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ।
इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? देखो हल बने हैं, खिलौने मिले हैं कुछ, तो ये खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आते होंगे। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ, क्या क्या खाते थे, तो आप बना सकते हैं भोजन सामग्री में। ठीक है, आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगा कर बताओ, तो ये तो आप कर ही सकते हो क्वेश्चन। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? इसका उत्तर कारण सहित बताओ। तो हड़प्पा के जो किसान और पशुपालक हैं उनका जीवन, देखो ये हल का प्रयोग करने लग गए हैं, ये बस्तियां हो गई हैं, एक जगह पर रहने लग गए हैं। ठीक है, इनको बहुत सारी फसलों का ज्ञान हो गया है, ये बहुत सारे मवेशियों को पालने लग गए हैं, चराने लग गए हैं। ठीक है, तो इनका जो जीवन था और जो पुराने जो किसान थे, जो पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा था, जो आखेटक और खाद्य संक्रांत थे, उनसे उनका जीवन क्या था, भिन्न था। यहाँ पे इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 हो जाता है समाप्त। अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अध्याय 4। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।